जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ आज मशहूर व मारूफ शख्सियत और हमारे पुराने दोस्त रिजवान रजी साहब मौजूद हैं। कभी कभी ये हमारे हाथ आते हैं तो हमने सोचा कि आज इन्हें नया दौर के नाजरीन के कटहरे में भी पेश किया जाए और साथ साथ अपने प्लेटफॉर्म पर भी जो हमारे सुनने वाले हैं इनसे मुलाकात कराई जाए। रजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये या बड़ी गंभीर सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। हर बंदे से हम ये सुनते हैं कि जो कुछ आजकल पाकिस्तान में हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। पीटीआई तो खैर उसको एक और रंग देती है, लेकिन अगर आप अदरवाइज भी देखें, केयर टेकर हुकूमतें आती रही हैं, इंतखाबात होते रहे हैं, अदालतों में केस जाते रहे हैं, लेकिन हर जगह ऐसे लगता है कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सिचुएशन है। तो एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी। तो जो इस वक्त सूरत हाल है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। बातें हम सुन रहे हैं कि जी शायद कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगला सेटअप जो है उसमें नवाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बनेंगे। इस हवाले से आपकी मालूमात क्या है? देखिए, आपके साथ यहाँ पे बैठने से पहले इसी सीट पे बैठे हुए मैंने अभी एक व्लॉग किया। हम्म। और वो व्लॉग जो था वो हमारे एक सोर्स हैं यूएई के अंदर। और यूएई के अंदर जो है उन्होंने एक बड़ी मीटिंग के फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया था हम्म। जब नवाज शरीफ साहब लंदन से यूएई आए थे। नॉर्मली यही समझा जाता है कि नवाज शरीफ साहब के सऊदियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और यूएई वालों के साथ पीपल्स पार्टी के अच्छे ताल्लुकात। ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का यूएई आना और वहीं पे रहना, फिर सऊदी अरब एक दो दिन के लिए जाना, एक हफ्ते के लिए महल गए थे और फिर वापस यूएई ही आ जाना और पाकिस्तान से लोगों को तलब करना एक अचंभे की बात थी। फिर जरदारी साहब का भी उन दिनों वहां पे पहुंचना। फिर कहा जाता है कि एक बहुत टॉप शख्सियत जिनके बारे में आजकल एक सियासी जमात ओवरसीज में बैठ के बहुत ज्यादा गुफ्तगू करती। हम्म। ठीक है, हम्म। वो साहब भी वहां पे पहुंचे और वहां पे इस बात के ऊपर जो सरमायाकारी की कमिटमेंट थी उसे कंडीशनल बनाया गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम के ऊपर। ठीक है, अब मसला ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना उन सोर्स ने मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए। हम्म। इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दो पैरामीटर्स माने जाते हैं। ठीक है, एक पार्टी जो है वो कहती है कि क्योंकि हमें हटा दिया गया है तो इसलिए मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा नहीं हो रही। हम्म। हल अच्छा, दूसरी पार्टी का ये ख्याल है या दूसरे फरीक का ये ख्याल है कि जनाब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने दे रहे। ये जाके पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं, इनका सोशल मीडिया मुल्क के हालात के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया के, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी हो गया ना, हम्म। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो गलत खबरें जारी करता है, यूं स्टेबिलिटी का आंसर आने नहीं देते और फिर वो 9 मई की मिसाल पैदा कर देते हैं, पेश कर देते हैं कि 9 मई को इन्होंने क्या किया। तो मैंने ये अज्यूम किया है एज ए जर्नलिस्ट, इसका नतीजा निकाला कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अपोजिशन है वो सियासी पार्टी। हम्म। मतलब वो सिनोनिम नहीं है दोनों। बिल्कुल वो ठीक। हम, ठीक है ना, वो हम्म। एक दूसरे की जिद है, ऐसे कह बिल्कुल। लीजिए उर्दू के अंदर, कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है तो उस सियासी पार्टी का किरदार कम होना है यहाँ पे मतलब इस सेटअप के अगर अंदर अगर जो बच्चे होते हैं। पाकिस्तान एक नियाम है तो उसमें ये दो तलवारें इकट्ठी नहीं रह सकती। अल्लाह आपका भला करे। तो ऐसी सूरत के अंदर मेरा ख्याल ये है, अब हम इस पर्सपेक्टिव को देखें, उस मीटिंग का अहवाल भी देखें, वहां पे इन्वेस्टमेंट के वादे भी देखें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर चाइना ने इसरार किया। हम्म। चाइना ने अभी तक सीपैक के फेज 2 के ऊपर एक एमओयू तो साइन कर लिया उनके एक डिप्टी वजीर आजम लेवल के बंदे ने आके, लेकिन उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। हम्म। वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुतालबा कर रहे हैं। यूएई ने भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुतालबा किया। एमबीएस जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते थे, इंडिया जाते हुए नहीं आए, वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुतालबा कर रहे हैं। हम्म। तो अगले सेटअप के अंदर या अगले सिस्टम के अंदर वो पार्टी एग्जिस्ट करेगी या ऑपरेट कर पाएगी जो अपने आप को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हममानी बनाएगी।
हम्म, जो ये कहेगी कि जनाब नहीं, अगर हम नहीं तो फिर कुछ नहीं, हम्म, उसके लिए सिस्टम जो है अब अपने दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं। हम्म। जिसके लिए अंग्रेजी में ये ये कहा जाता है कि माई वे और द हाईवे, और हमने देखा है कि जो आप इशारा कर रहे हैं जाहिर है कि वो बड़ा ऑब्वियस है, पीटीआई और इमरान खान साहब की तरफ है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर वो ये रविश इख्तियार ना करते तो शायद इस वक्त वो जेल में भी ना होते। बहुत सारे दरवाजे उन्होंने उसकी वजह से बंद किए हैं। तो अगर ये होना है तो उसकी दूसरी शक्ल, बहरहाल मतलब आप किसी के सियासी नजरियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जब लोग उसको एक लीडर के तौर पर कबूल कर लेते हैं, उसकी एक फॉलोइंग बन जाती है, तो उसकी फिर हिस्ट्री पीछे रह जाती है। जैसे अब नवाज शरीफ के बारे में लोग कहते हैं कि जी ये तो ज़ियाउल हक साहब लाए थे, जिलानी साहब लाए थे, वो चीजें बहुत पीछे रह गई, अब वो एक मेन स्ट्रीम लीडर बन चुके हैं। इसी तरह अब जो फॉलोअर्स इमरान खान साहब के हैं वो जाहिर है कि एक सियासी हकीकत है, उनका क्या बिल्कुल होगा? है, बिल्कुल हैं, सियासी हकीकत हैं, और वो अपनी जगह पे आज के दिन तक मौजूद हैं, अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ मौजूद हैं। और आप उन्हें दबा सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, ज्यादा वक्त के लिए। लेकिन जाहिर है कि ये इस तरह एक और भी पार्टी के लिए वर्कर को दबाया गया था ना ज़िया हक के दौर के अंदर, बिल्कुल। वो लोग मौजूद रहे, हम्म, और 10 साल बाद भी उन्हें मौका मिला, तो वो उस कायद को फांसी पे लटका दिया गया था, उस हम्म, लीडर को, जुल्फकार अली भुट्टो को, वो उसकी साहबजादी को ले आए इख्तियार किया। बिल्कुल। वो उसके बाद उन्होंने आगे क्या, उन्होंने फिर अपनी सियासत करनी थी ना, हम्म, अपनी डिलीवरी लेके चलना था आगे, ठीक है ना। और बिल्कुल। वो कितनी कामयाब नहीं, नाकाम नहीं, ये इसको हम आज के उसमें नहीं कर पाते, करेंगे। लेकिन वोटर की भी एक जिद होती, बिल्कुल। जो वो अपने कायद के साथ खड़ा होता, ठीक है। आप इसको दबा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। हम्म, हम भुट्टो साहब के केस भी ये दे चुके हैं, ये बिल्कुल बात अपनी जगह पे है। जिस तरह पीपल्स पार्टी में बेशतर वो लोग आए जो, और एमक्यूएम में भी फॉर दैट मैटर, जो कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद थे, हम्म, जिस नस्ल ने पाकिस्तान बनाया मुस्लिम लीग के झंडे तले। अगर आप पीपल्स पार्टी की 68 में हिस्ट्री पढ़े फॉर्मेशन की, तो मेजोरिटी वो लोग थे जो उनकी औलादें थे, ठीक है। इसी तरह ये जो पीटीआई के अंदर जो स्टाफ आया है, इसमें उन औलादों की औलादें हैं, हम्म, ठीक हो गया ना। ठीक। अब वो जज्बाती हैं, और जज्बात में आके बहुत सारे लाइंस क्रॉस कर जाते हैं, और उन्हें ताजा ताजा सियासी शऊर मिला है, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनको इमरान खान ने सियासी शऊर दिया है, हम्म। शऊर दिया है, उससे पहले उन्हें शऊर नहीं था, तो उन्हें ताजा ताजा शऊर मिला है। तो वैसे ताजा ताजा वैसे बंदे को कुछ वैसे चीज मिली, वैसे इस बात के जवाब में मैं उनसे कहता हूं कि ये वाला शऊर इससे पहले जिन लोगों को था उस वक्त आप उनको गालियां दिया करते थे। दिया करते थे। तो ये ताजा ताजा शऊर जो मिला है, तो ताजा ताजा जो चीज मिली हो उसको हैंडल करने के अंदर बंदा जो है वो बेहतियाती कर जाता है, हम्म, ठीक है ना। तो दुनिया खत्म तो नहीं हो गई, हम्म, हौसला करें, इस इलेक्शन में ना सही अगले इलेक्शन के अंदर वो आ जाएंगे। हम्म, वोटर उनको लेके तो आएगा, हमारा वोटर भी जो है वो एक जिद रखता है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हम्म, तो वो उनको एक दफा उछालेगा तो सही जरूर। वो उस वक्त तक सरवाइव करें पॉलिटिकली, और वो कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ। उनका जितने मर्जी आप मीम्स बनाएं, या जितने मर्जी उनके ऊपर आप तंज करें, उनके देसी घी और देसी मुर्ग का चर्चा करें, लेकिन बहरहाल वो जेल में है, और पहली दफा वो इतना लंबा अरसा जेल में है। अगरचे वो अभी तक अपने जो राइवल जिनको वो गालियां देते हैं, उनके मुकाबले में उन्होंने अशीर दिन भी जेल में नहीं गुजारे। हम्म, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2.5-3 साल एक दफा रहे हैं, मतलब कि इसी तरह को 1.5 साल, 1.25 साल दूसरी दफा रहे हैं। जरदारी साहब ने तो मेरा मतलब रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं ना, तो 11 साल मुसलसल, और फिर 3 साल 14 साल वो जेल में रहे, ठीक है, मुख्तलिफ मौकों में, मुख्तलिफ सूरतों पे। तो ऐसी सूरत के अंदर इन्हें भी कुछ 4 दिन अपने नाम के सामने लिखवाना चाहिए कि मैं इतने हम्म, दिन जेल में रहा था। हम्म, तो बिल्कुल। बहरहाल इस वक्त तो वो बड़ी पामर्दी के साथ अपनी हम्म, जेल काट रहे हैं, हम्म, और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग जैसे आपकी बातों से वाज़ेह है कि हो गई है, तो उससे दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये डील करके
पिछले 16 महीने की हुकूमत या उसके बाद अब अगर अगली हुकूमत में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं, तो वो जो एक उन पर तंज होता है और तनकीद होती है कि उन्होंने वोट को इज्जत दो के नारे पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसका वो क्या करेंगे? और दूसरा जो एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को टर्न अराउंड करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि चीजें तो अब एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गई हैं जहां पे इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है, बल्कि 5 साल के अंदर भी शायद नहीं है। देखिए, पहले हम देख लें कि चीजें पहुंच कहाँ पे गई और कैसे पहुंच गई। ठीक है, हम्म, चीजें इस वक्त पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का सामना, हम्म, ठीक हो गया। अमेरिका बहादुर जब तक अफगानिस्तान में था, तो वो हर साल वहां पे उनकी हुकूमत चलाने के लिए, काबुल हुकूमत को चलाने के लिए कुछ 12 एक अरब डॉलर खर्च करता था। हम्म, वो उनकी तनख्वाहों में ये वो करके तो वो खर्च करता था। वो 12 अरब डॉलर जो था, वो घूम घुमा के कुछ ईरान में चला जाता था, कुछ जो है और दुबई में चला जाता था, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा, 2/3 यानी तकरीबन कोई 8 अरब डॉलर के करीब, और मैं जब ये आपसे फिगर कोट कर रहा हूँ तो ये ऑफिशियल, हम्म, एक टॉप ऑफिशियल ने ये फिगर मुझे दिया है हम्म, कि तकरीबन 8 अरब डॉलर ऐसी रकम थी जो हार्नेस करते थे हम ओपन मार्केट के जरिए, हम्म, और अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था उसको कर लेते थे। अच्छा, मैं चूंकि बजट कवर करता रहा हूँ आपके साथ वाली सीट पे बैठ के, तो हर साल जो है वो 8 से 10 अरब डॉलर का ऐसा होल आ रहा होता था बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि समझ नहीं आ रही होती थी कैसे पूरा होगा। लेकिन जब वो कंक्लूड होता था ये, तो वो पूरा हो चुका होता था। ये वो वाले 8 अरब डॉलर होते थे। वो अफगानिस्तान में खर्च होता था, वहां से घूमता घुमाता हमारी इकोनॉमी में आ जाता था। हम आगे से जाल लगा के बैठे होते थे, उसको पकड़ लेते थे और अपना काम चला लेते। अब अमरीका बहादुर को अफगानिस्तान से रुखसत हुए 2 साल हो गए। हम्म, अब वो 12 अरब डॉलर खर्च नहीं हुए, हम्म, बल्कि उल्टा क्या हुआ कि अपना अफगानिस्तान ने अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए हमारी ओपन मार्केट से डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो तकरीबन कोई 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो अफगानिस्तान जा रहा है, 2 साल गया है। एक वो 8 अरब डॉलर का होल जो हम मांग तांग के उधार लेके पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। मुश्किल पॉलिसी इसलिए अपना, अब जाहिर है कि जिस इमरान खान साहब के दौर के अंदर अगर अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था, तो बजाय इसके कि फैज हमीद साहब जाके सरीना काबुल के अंदर चाय पीते और कहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें इस पहलू के ऊपर फोकस करना चाहिए था ना कि यार ये हमारा जो मुफ्ता लगा हुआ है, ये जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, ये तो सिस्टम खत्म होने जा रहा है, तो हमें अल्टरनेटिव करना चाहिए। नहीं हुआ, और उल्टा उधर पैसे जाना शुरू हो गए। तो 12 अरब डॉलर का एक होल है। हम्म, ये 12 अरब डॉलर का होल अगले 3 साल तो रहेगा। ठीक है। और उसकी वजह क्या है? अच्छा, उसमें अब एक और भी फैक्टर ऐड हो गया। वो फैक्टर ऐड ये हुआ है कि सी पैक के तहत जो बिजली घर लगे थे, पिछले साल से उनकी पेमेंट भी, कैपेसिटी पेमेंट भी शुरू हो गई, हम्म, और कुछ 6 अरब डॉलर वो हुई। यूं ये 12 और 6 18 अरब डॉलर का हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक होल आ गया। हम्म, सी पैक वालों को तो हम मिन्नत कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, की भी हुई है कि यार थोड़ी देर के लिए आप अपनी पेमेंट्स डेफर कर दें, लेकिन वो 12 अरब डॉलर हमें चाहिए। जो भी इस 12 अरब डॉलर को अरेंज करने का एहतमाम करता है सालाना, वो इस इकॉनमी को बचा जाएगा। हम्म, क्योंकि आप वो खड़ा करके और फायर फाइटिंग में से निकल के कोई थोड़ी सी सस्टेनेबल बात करने की कोशिश करेंगे। कोई पीआईई को प्राइवेटाइज करेंगे, कोई पाकिस्तान स्टील मिल से जान छुड़ाएंगे, कोई, मेरा मतलब है कि रेलवे को रिवैम्प करने की बात करेंगे, ताकि ये इदारे अपनी जगहों पे खड़े हों और रियासत का बर्डन कम हो जाए। तो ये है वो सिचुएशन जिसके अंदर आप हम घिरे हुए हैं इस हम्म, वक्त, राइट नाउ। हम्म। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने क्या सवाल किया था? मैंने आपसे ये पूछा था कि इसका कोई फौरी सोल्यूशन तो नहीं है, और आपको पता है कि फर्ज करें इलेक्शन हो भी जाए, नई हुकूमत बन भी जाए, तो हमारे यहाँ तो साल 6 महीने में अगर लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा तो लोग फिर उस हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, और जाहिर है पीटीआई उसकी बिल्कुल, पॉलिटिकल बेनिफिशियरी होगी फिर। बिल्कुल, बिल्कुल बेनिफिशियल होगी। साल 6 महीने के अंदर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी तो आप देखें ना कि आपके तकरीबन 12 अरब डॉलर की कमिटमेंट हुई है सिंध के सैलाब जदगान की बहाली के लिए। किसी ने एक पैसा नहीं दिया। हम्म, ना 15 महीने की गवर्नमेंट को कमिटमेंट उसी के साथ हुई थी।
ना केयर टेकर गवर्नमेंट को देने की कमिटमेंट कर रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी एक नई हुकूमत आएगी जिनके साथ हम लॉन्ग टर्म में, यानी उसके पास 5 साल का मैंडेट होगा ना, उसके साथ हम लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो मामला को लेके चलने की बात करें। ठीक है, यही हाल जो है वो इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल्स और उनके अंदर चाइना, पाकिस्तान के रवायती दोस्त मालिक चाइना, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब शामिल है। और वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब आपके यहाँ कोई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आए जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फैसले ले सके, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। तो बिल्कुल सही। बुनियादी तौर पे उम्मीद हमारी इससे वाबस्ता है कि इलेक्शन, नई हुकूमत आए और नई हुकूमत के साथ दुनिया कॉन्फिडेंस के साथ डील करे। बिल्कुल सही। इलेक्शन की तरफ भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा, अब ये 93 से कम से कम, मैं तो अपनी जो सियासी शऊर की उम्र है उसमें 93 से मोइन कुरैशी की हुकूमत से ये देख रहा हूँ कि जब भी केयर टेकर हुकूमत आती है, एक नारा लगता है कि जी एहतसाब पहले होगा और बड़ा कड़ा एहतसाब होगा, उसमें सब तले जाएंगे और फिर इंतखाब होगा। आजकल फिर वो नारा लग रहा है और उसमें हमारे सिपा सलार आला जो है, बार बार कहा जा रहा है कि वो इस क्रैकडाउन को जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं। कभी स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन की खबरें आती हैं, कभी डॉलर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की खबरें आती हैं। अब यह खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जी उसका रुख सिंध की तरफ हो रहा है और पीपल्स पार्टी शायद उस पर काफी बरंगेख्ता है। तो इस हवाले से क्या हो रहा है और ये कितना सीरियस मूव लगता है आप? देखिए, ये मरीज की हालत खराब हो जाए तो डॉक्टर आपसे इजाजत लेता है कि मैं इसको स्टीरॉइड देने लगा। ठीक है, ये मुझे भी जब कोरोना हुआ था 3 साल पहले, तो डॉक्टर साहब ने स्टीरॉइड बकायदा मुझे कह के दिए थे कि मैं आपको देने लगा हूँ, ये आपको स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी बॉडी को बेहतर करेंगे। ये स्टीरॉइड है, ये इकोनॉमी का स्टीरॉइड है जो हम इस वक्त कर रहे हैं। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि अपना ये जो मैयर्स दिए जा रहे हैं, ये कॉस्मेटिक मैयर्स, अगरचे इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे। अफगानिस्तान जो है उसके हमसाए में जितने ममालिक वाक़े हैं, उसके लिए सबसे आसान तरीके से जहां से वो चीजें भी खरीद सकता है और डॉलर भी खरीद सकता है, वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से कोयला आता है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। ये 3 दिन पहले एफबीआर ने नोटिफिकेशन किया है कि कोयले की तो इंटरनेशनल मार्केट बड़ी कम हो गई हुई है, नीचे चली गई हुई है, पर हम अफगानिस्तान से जो कोयला मंगवा रहे हैं वो $140 में मंगवा रहे हैं, जबकि कोयले की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो इस वक्त $90 से भी नीचे जा चुकी है। तो उन्होंने उसकी अप्रेजमेंट प्राइस जो है वो नीचे की है, 140 से वो $95 पे लेके आए। और मेरा मतलब है कि इसका मतलब है $45 पर मेट्रिक टन तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी ना, कोई पैसे पाकिस्तान से बाहर भेज रहा था, तो वो नीचे बार हमने की है। ये तजाहिल आरफोना है हमारी ब्यूरोक्रेसी का, जिसको अल्लाह ताला तौफीक नहीं देता कि वो इंटरनेशनल सीन पर नजर रखे। बाय द वे, ये जो उसकी अप्रेजल प्राइस नीचे की है, ये भी इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट के ऊपर की है एफबीआर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, मुल्क के अंदर इस वक्त ये जो मसाइल है, ये लॉन्ग टर्म हल चाहिए। लॉन्ग टर्म हल जो है वो ट्रेड के अंदर है, एक्सपोर्ट के अंदर। हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं। 2002 में जब हम एक छत के नीचे साइड वाली चेयर्स पे बैठ के काम किया करते थे, मियां मंशा साहब की सिर्फ एक मिल की एक्सपोर्ट $350 मिलियन थी। ठीक है, आज की वो एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोकल मार्केट को फोकस कर लिया है। वो लॉन्स बनाते हैं और पाकिस्तान में 3,000 अरब रुपए की लॉन्स बिकती हैं हर साल। और ये मैं 2 साल पुराना डाटा आपको बता रहा हूँ। 3,000 अरब रुपया एक बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे 25 करोड़ लोग जो हैं, उनकी जो खवातीन, उनमें जो खवातीन पाई जाती हैं, वो लॉन पहन जाती हैं 3,000 अरब रुपए की। उन्होंने कहा मैं बाहर की मार्केट को कुछ जाके थिन मार्जिन के ऊपर जो करूं, तो मैं लोकल मार्केट में जहां पे ह्यूज मार्जिन है, मैं वहां पे क्यों एक्सप्लॉइट क्यों ना करूं। तो बहुत सारे पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर हैं वो इंट्रोवर्ट हो गए। लॉन पाकिस्तान के अलावा सिर्फ इंडिया में पहनी जाती है, जहाँ जिनके साथ हमारी ट्रेड ही कोई।
और कहीं हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ए भाई ये थोड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आपको खड़ा करना है। और पाकिस्तान के अंदर हर शोबे के अंदर जरूरत से ज्यादा इंडस्ट्री लगी पड़ी है, मशीनरी बंद पड़ी हुई है। अब उसको आपने एक सिस्टम के जरिए रिवाइव करना है, नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, नए मैनेजर्स लाने हैं। पाकिस्तान के मैनेजर्स एक्सपोर्ट कंपेटिटिव इंडस्ट्री नहीं चला सकते। हम श्रीलंका से लेके आते हैं बंदा, तो उसके ऊपर तो इन्हें सारत का इल्जाम लगा के उसको मार देते हैं, उसकी लाश को भी आग लगा देते हैं, नाउजुबिल्ला, ठीक है। और वो बेचारा बाद में बेगुनाह साबित होता है। हरकतें तो हम इस तरह की करते हैं ना। और मतलब कि इसमें सारे ही लोग शामिल। वो जड़ावाला के अंदर एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ लड़ाई होती है, वो उसके घर में जाके कुरान की तौहीन करके डाल आता है। वो मुसलमान माशाल्लाह इतने अक्लमंद हैं, वो जाके वो पूरी बस्ती को आग लगा देते हैं। तो रवैये तो ये हैं हमारे, जहालत से भी थोड़ा सा कोई 4 कदम आगे वाले हैं। ये रवैये दुनिया के साथ मिल बैठने, डील करने, तिजारत करने वाले नहीं। अब कौमी रवैयों के अंदर कुछ जौहरी तब्दीली जो है, वो एक सियासी लीडर पैदा कर सकते। एक तब्दीली पैदा की है इमरान खान साहब। अभी हम 2 बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी एक तीसरा शख्स आप इमरान खान साहब को लीडर मानने वाला यहाँ पे बिठा लीजिए, वो हम दोनों को चोर साबित करके उठेगा, क्योंकि उसके लीडर ने बताया ही उसको ये। वो कहेगा प्रोफेसर अवैस साहब जो हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी के अंदर बदयांती और खयानत कर रहे हैं। और ये रजी राजा जो है ना, ये तो लिफाफा पकड़ता है। वो उसने बात ही यहाँ से शुरू कर, ये तरबियत हुई है ना उनकी मुख्तलिफ तकारीर के जरिए, मुख्तलिफ जलसों के जरिए, उनको सुना सुना के, मुख्तलिफ व्लॉग्स के जरिए। इसी तरह पॉजिटिविटी के लिए भी किसी ना किसी सियासी लीडर को अपने पीछे चलने वाले लोगों को एक तरफ लगाना हो, और उन्हें ये एक्सपोर्ट लेड की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1991 में पास किया था, और 1992 वो ईयर था जब नरसिम्हा राव ने इंडिया को एक पॉसिबल डिफॉल्ट से बचाने के लिए, इंडिया ने अपना गोल्ड ग्लोबल मार्केट के अंदर सेल किया था। और मनमोहन सिंह साहब ने पाकिस्तान के उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के तहत अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया था। फोटोकॉपी की थी उन्होंने हमारी रिफॉर्म्स की, हमने भी कहीं से फोटोकॉपी की होगी। अब आप देख लें कि वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली चलते रहे। उसके बाद कांग्रेस इलेक्शन हार गई, उसके इमीडिएटली बाद ये पॉलिटिकल कॉस्ट थी जो कांग्रेस ने पे की, लेकिन उनकी इकोनॉमी उठ गई। अब जो है, और उसके बाद जो भी हुकूमत आई है, भले बीजेपी की आई है, किसी और की आई है, उसने उस टेम्पलेट को नहीं छेड़ा जी। और उसके बाद क्या होता है कि हाँ, उसको नहीं छेड़ा। उसके बाद वो फिर आते हैं, इस दफा वो फिर उम्मीदवार है, ठीक है। लेकिन वो पॉलिटिकल कॉस्ट कांग्रेस ने पे करके अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाल दिया। आज भी दुनिया के समंदरों में रॉ मटेरियल चलने वाले 3 जहाजों में से 2 की डेस्टिनेशन या चाइना होती है या इंडिया होती है। ये आज के दिन रॉ मटेरियल लेके जाने वाले, कोई भी रॉ मटेरियल वो हो सकता है, वो आयरन ओर भी हो सकता है, वो कॉपर ओर भी हो सकता है, वो कोयला भी हो सकता है। लेकिन जो रॉ मटेरियल लेके मूव कर रहा है जहाज, उसकी डेस्टिनेशन या तो इंडिया है या चाइना।